दोस्तों इंडिया वुमेन्स और इंग्लैंड वुमेन्स के बीच में जो आज तीसरा ओडीआई मैच खेला जाएगा ये है फाइनल ओडीआई मैच। क्योंकि एक मैच जीत लिया इंडिया वुमेन्स ने, एक जीत लिया इंग्लैंड वुमेन्स ने, और ये जो तीसरा मैच है ये कौन सी टीम बेहतर परफॉर्मेंस करके जीतने वाली है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हर एक प्लेयर के बारे में चर्चा करेंगे जिससे कि एक सही टीम तैयार हो सके। दोस्तों अगर यहाँ एक ऑप्शन ऐसा होता कि मैं आपकी बातें भी सुन सकता ना तो और मजा आता, लेकिन आप कमेंट तो कर ही सकते हो। तो कमेंट करके अपने सवाल मुझसे पूछ लिया करो जिससे कि आने वाली जो वीडियोज है हम वहां पर इन सवालों के जवाब आपको दे सके। चलिए बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में, कौन कौन सा प्लेयर क्या कर सकता है। अगर आपका भी कोई ओपिनियन है, अगर आपका भी कोई विचार है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं ग्राउंड के बारे में। लेकिन अगर आप लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि जो वीडियोस हम बनाएंगे आगे चलकर उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। और तो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अब टेलीग्राम ज्वाइन करने के पीछे का दोस्तों एक छोटा सा रीजन बस यही है कि टॉस के बाद जो पिच रिपोर्ट मिलती है, जो प्लेइंग 11 आती है, जो बैटिंग ऑर्डर आता है, और तो और दोस्तों अगर कोई बदलाव होता है तो उसके हिसाब से आपको क्या चेंजेस करने हैं वो चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे बता देता हूँ। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो मिस कर जाओगे ये सारी चीज़ें, इसीलिए ज्वाइन कर लो, फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वीडियो के नाम पर क्लिक करोगे तो नीचे एक बॉक्स खुलेगा, उसमें लिंक है, या फिर जो कमेंट में जाओगे तो पहला कमेंट मैंने पिन किया हुआ है। अब चलिए ज़रा बात कर लेते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा रिवर साइड ग्राउंड, चेस्टर ली स्ट्रीट में। इस मैदान के ऊपर टोटल 4 वुमेन्स के मैचेस खेले गए जिनमें से 2 बार पहले और 2 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। जो 200 से नीचे का स्कोर है वो 3 बार बना है। 200 से लेकर 250 का स्कोर सिर्फ और सिर्फ एक बार ही यहाँ पर बन पाया है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा बैटिंग विकेट रहा हो, या फिर ये कह सकते हैं कि मैचेस बहुत पुराने पुराने हैं। ये 1996 का, 2002 का, 2023 का और 2024 का है। अब हमारे लिए जो मेन मैचेस हैं ये वो 2 मैचेस हैं जिन पर हम फोकस कर सकते हैं। इस मैच में न्यूजीलैंड वुमेन ने 156 बनाया था और इंग्लैंड वुमेन ने सिर्फ 1 विकेट गंवाकर इस मैच को जीत लिया था, जिसमें एक तरफ ब्रूकली हैलिडे का 51 था जिसने नंबर 6 पर बैटिंग करते हुए स्कोर किया। यहाँ पर टैमी बिमॉन्ट ने स्कोर किया था 76 का, जो कि ओपन कर रही थी। पावर प्ले में 1 विकेट था, यहाँ कोई विकेट नहीं आया और 7 विकेट जो है वो स्पिनर्स ने निकाले थे। फिर यहाँ एक और मैच जब श्रीलंका वुमेन और इंग्लैंड वुमेन आमने सामने हुई, जिसमें नंबर 3 पर बैटिंग कर रही थी हंसिका समर विक्रमा, और यहाँ पे टैमी बिमॉन्ट ने 32 का स्कोर किया था। पावर प्ले में 2 विकेट आए, यहाँ कोई विकेट नहीं आया और पेसर्स को 8 विकेट इस मैच के अंदर मिल गए थे। स्पिनर्स को महज 5 ही विकेट मिल पाए थे। हालांकि वुमेन क्रिकेट में स्पिनर को विकेट आते हैं, लेकिन यहाँ पर फास्ट बॉलर्स ने अच्छा किया था इस वाले मैच में, जो कि 2002 का है। ज़्यादा पीछे मैं जाना चाहता नहीं हूँ, पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ा स्कोर बना नहीं था। स्पिनर ने निकाले 6 विकेट, फास्ट बॉलर्स को 12 विकेट मिले। 4 नंबर की प्लेयर ने अच्छा स्कोर किया और यहाँ पे डेबी हॉकली ने 117 बनाया था जो कि ओपन कर रही थी। अब ऐसी कोई खास कंसिस्टेंसी नहीं है पहली इनिंग के अंदर, लेकिन हाँ सेकंड इनिंग में हमने ये देखा है कि टॉप ऑर्डर की जो प्लेयर्स थी उन्होंने अच्छा कर दिया। और इसके पीछे का जो लॉजिक था वो ये कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं किया, इस वजह से ऐसी सिचुएशन बनी है कि टॉप ऑर्डर सेकंड इनिंग का अच्छा स्कोर करके चला गया। और सेकंड इनिंग में पावर प्ले में विकेट भी हमने नहीं देखे कंपेयर टू फर्स्ट इनिंग। फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा विकेट्स थे। अब दोनों टीमों के पिछले 2 मैचेस की अगर हम बात करें तो अगर आप कॉमन प्लेयर निकालने बैठोगे ना तो आपको एक तो ये मिलेगी कि दीप्ति शर्मा कॉमन प्लेयर है जो कि स्कोर कर रही है, ठीक है। इसके अलावा विकेट्स में अगर बात करेंगे तो प्रतिका रावल ने 36 किया था, यहाँ स्कोर नहीं आया। क्रांति गौड़ ने 2 विकेट निकाला, क्रांति गौड़ ने यहाँ 1 विकेट निकाला था। स्नेहा राणा को 2 मिले। और अगर हम यहाँ बात करें इंग्लैंड की तो एमी जोन्स का 46 था, टैमी बिमॉन्ट का 34 था, जो यहाँ पे आपको नजर नहीं आएंगी। और सोफी एक्लस्टन 3 विकेट, सोफिया डंकली यहाँ पे 83, एमा एरलॉट 2 विकेट, लिंसी स्मिथ के 2, यहाँ पे चार्ली डीन, नेट सीवर और डेविडसन रिचर्ड का स्कोर आपको देखने मिल जाता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले इंग्लैंड वुमेन्स के बारे में। इंग्लैंड वुमेन्स हालांकि दोस्तों पिछले मैच में थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर का भी लफड़ा रहा, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर और प्लस ओवर्स का लफड़ा रहा था, क्योंकि लास्ट मैच में हुआ ये था
कि मैच बहुत कम ओवर का खेला गया था। स्टार्ट हुआ था 29 ओवर से और बाद में और कम का कर दिया गया था उसे, ठीक है, इसलिए भी सबकी बैटिंग आ नहीं पाई थी। अब यहाँ पे ओपन करने आएंगी टेमी बिमॉन्ट और साथ में रहेंगी एमी जॉन्स। नंबर 3 पे नेट सीवर बैटिंग करेंगी, नंबर 4 पे सोफी डंकली बैटिंग करने आती हैं, नंबर 5 पे ईमा लैम्ब, नंबर 6 पे बूचियर और नंबर 7 पर ईमा एरलोट आपको मिलती हैं। नई गेंद के साथ में लॉरेन बेल और लिंसी स्मिथ की गेंदबाजी आप देख पाओगे, साथ में एरलोट आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगी। डेथ ओवर में ऐसा किया गया है कि लगभग सभी गेंदबाजों का इस्तेमाल कर लिया गया है, एक एक दो दो ओवर के साथ में, मतलब लास्ट के जो 10 ओवर है ना, वो उसमें सभी का इस्तेमाल कर लिया गया लगभग। अब अगर वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो टेमी बिमॉन्ट ने इस मैदान पर 2 मैच खेले हैं और दोनों में अच्छी बैटिंग की है, टोटल बनाया 108। इसके बाद ईमा लैम का 1 में 27 है और बूचियर का 2 में 84 का स्कोर है। बॉलिंग में चार्ली डीन को एक इनिंग में 4 विकेट इस मैदान पर पहले मिल चुके हैं और एक्लस्टन को मिले हैं 2 विकेट। अभी सबसे पहले अगर हम बात करें बिमॉन्ट की, जो कि पिछले 1 साल के अंदर 50 के एवरेज और 5 50 और 3 बार 100 से ऊपर का स्कोर कर चुकी है, ठीक है। पहले बैटिंग करते हुए 2 50 है और 3 शतक इन्होंने लगाया है और सेकंड बैटिंग करते हुए 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर हमने इनका देखा हुआ है। पहले बैटिंग करते हुए रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर है, हालांकि आप ये कह सकते हो कि इंडिया के सामने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया, लेकिन इस ग्राउंड के ऊपर 2 मैच खेले हैं और दोनों में अच्छी बैटिंग की है, लेकिन दोनों में सेकंड बैटिंग कर रही थी वो, ठीक है। अभी के लिए ये एक ऐसी प्लेयर है जिनको आप ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, रीसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आप ये मान के चल रहे हो कि पावर प्ले में विकेट आएगा तो आपको एक प्लेयर को छोड़ना पड़ेगा, या तो एमी जॉन्स में से या टेमी बिमॉन्ट में से। अगर आपको लग रहा है कि टेमी बिमॉन्ट ही जल्दी आउट हो रहे हैं तो आप छोड़ सकते हो। अब अगर हम एमी जॉन्स की बात करें, जिन्होंने पिछले मैच में 46 का स्कोर किया है, अब एक कमाल की चीज़ ये है कि विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब जब ये विकेट कीपिंग कर रही हैं तो एक तरह से कंफर्म हो जाती हैं और इसी वजह से इनका 88% का सिलेक्शन है। ये हमारे लिए नुकसान तभी देंगी जब ये 10 या 12 रन के अंदर आउट हो जाए, मतलब 10 से 15 रन के अंदर आउट हो गई। अगर इन्होंने 15 रन का आंकड़ा पार कर लिया तो फिर ये हमारे लिए फायदेमंद ही साबित हो सकने के चांसेस ज़्यादा होंगे, कारण ऋचा घोष नंबर 6 नंबर 7 पर बैटिंग करती है। अब यहाँ पे इनका बैटिंग एवरेज 55 का रहा है पिछले 2 सालों के अंदर, जिसमें 3 50 2 शतक है। सेकंड बैटिंग करते हुए 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है और ऑफ स्पिन जो गेंदबाजी है वो इनको दिक्कत देती है, जो कि करती हैं दीप्ति शर्मा। इसके बाद नंबर 3 पर आती है नेट सीवर। नेट सीवर को छोड़ना हमेशा एक बेवकूफ़ी ही रहेगी, क्योंकि दोस्तों तगड़ी प्लेयर है, लगभग 60 का एवरेज और 4 50 और 4 बार 100 से ऊपर का स्कोर कर चुकी है। दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बैटिंग कर लेती है, बॉलिंग कर नहीं रही है, ये कन्फर्म है। और तो और ये वाइस कैप्टनसी का भी काम करती हैं। अभी के लिए वाइस कैप्टनसी के लिए बेस्ट ऑप्शन है और दीप्ति शर्मा इनको पहले 3 बार आउट कर चुकी है, लेकिन 100 गेंदों के अंदर, जो कि कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद सोफिया डंकली है, डंकली या फिर टेमी बिमॉन्ट। अब ये आपको तय करना है कि आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे। डंकली जो कि नंबर 4 से लेकर नंबर 6 तक आपको बैटिंग करते हुए नजर आ सकती हैं, मतलब 4 पर भी आ सकती हैं, 5 पे भी और 6 पे भी, और टेमी बिमॉन्ट जो कि ओपन ही करेंगी। अब आपको तय करना है यहाँ पे कि आप किसके साथ जाओगे। रिकॉर्ड्स की अगर बात करेंगे तो इनका रिकॉर्ड 28 का एवरेज है, 6 50 और 1 बार शतक लगाया है, लेकिन इंडिया के सामने इनका रिकॉर्ड अच्छा है। अब यहाँ पे आपको 2 ऐसी प्लेयर मिल रही हैं, एक का रिकॉर्ड पिछले कुछ समय में बहुत अच्छा रहा है लेकिन इंडिया के सामने खराब है, एक प्लेयर ऐसी है जिसका पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं है लेकिन इंडिया के सामने उन्होंने अच्छा खेला है। तो ऐसे में ये दोनों के 50-50% चांसेस वाली सिचुएशन है। अब आप चाहो तो टेमी बिमॉन्ट रख लो, आप अगर रिस्क लेते हो तो डंकली पर भी आ सकते हो। ऑफ स्पिन इनको दिक्कत देती है, जिसके सामने ये 8 बार पहले भी आउट हो चुकी है और लेग स्पिन के सामने 7 बार। तो दीप्ति शर्मा के पास में मौके इसीलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि ज्यादातर प्लेयर ऐसी हैं जो कि ऑफ स्पिन से आउट हुई हैं। और एक और प्लेयर है ऑफ स्पिन डालती हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। अब अगला नाम है एमा लैम्ब का। लैम्ब ने क्या किया है, राइट हैंड बैटिंग प्लस ऑफ स्पिन गेंदबाजी की है, ठीक है। 39 रनों का स्कोर किया था। वैसे तो ये बॉलिंग सेक्शन में नजर आई थी, लेकिन अब जब बैटिंग सेक्शन में है 3 50 1 बार 100 से ऊपर का स्कोर किया है इन्होंने, और बॉलिंग कोई बहुत ज़्यादा नहीं की थी। जब इनको लास्ट मैच जब बॉलिंग करने का मौका मिला था, बामुश्किल 1 से लेकर 3 ओवर के आसपास इन्होंने गेंदबाजी की थी। ऑफ स्पिन के सामने ये भी 50 गेंदों में 3 बार आउट हो चुकी हैं, एवरेज सिर्फ और सिर्फ 10 का है और हाल फिलहाल में ये सिर्फ आपके ग्रैंड लीग के लिए ही ठीक ऑप्शन है। काफ़ी सारे लोग स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग को लेकर कंफ्यूज हैं।
अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा था मेरी वीडियो में, उसमें ये उस बंदे ने लिखा, मुझे ये समझ नहीं आता कि स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के प्लेयर अलग अलग क्यों होते हैं जबकि पॉइंट सिस्टम एक ही होता है। ऐसे ही कुछ कमेंट था जितना मुझे याद है। मैं आपको बता दूं कि देखो ग्रैंड लीग एक ऐसा, पहले तो ग्रैंड लीग वो है जहाँ पे हम प्राइज मनी ज़्यादा देखते हैं, मतलब जहाँ पे करोड़ों में प्राइज मनी होती है और एंट्री फीस कम होती है, मेंबर्स ऑफ मतलब मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, जो कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करने वाले यूजर्स होते हैं, खेलने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, तो ये इसको हम ग्रैंड लीग में काउंट करते हैं। ठीक है, अब ग्रैंड लीग में रिस्क लेना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर आपको सेफ टीम वाले लोग नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको मिलेंगे रिस्क लेने वाले लोग। इसीलिए हाँ, ग्रैंड लीग के प्लेयर हम बताते हैं ऐसे प्लेयर जिनको बहुत कम लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, एम बूचियर, यहाँ पर अभी आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है। 15 इनिंग में 482 रन है, 37 का एवरेज है, 250 100 है, लेकिन बैटिंग डाउन थोड़ा सा नीचे जो कि नंबर 6 पर आता है। इसके बाद है एरलोट, ये अच्छी बॉलर है, इनका रिकॉर्ड आपको बताएगा 3 इनिंग में 6 विकेट इन्होंने निकाले हैं। ऑलमोस्ट हर एक मैच के अंदर 1 से लेकर 2 विकेट तो आता ही आता है। इसके बाद अगला नाम है सोफी एक्लस्टन का, ये भी तगड़ी प्लेयर है, 18 इनिंग 37 विकेट, इंडिया के सामने 26 है, दोनों मैचेस में विकेट आया। लॉरेन बेल, ये T20 की तो बहुत ही अच्छी बॉलर है और अगर वनडे की बात करें तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन स्पेशली जब पहले बॉलिंग कर रही हो तब ज़्यादा अच्छा करती हैं। अब लास्ट मैच में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरी सलाह है कि अगर टीम पहले बॉलिंग करे, पूरे 50 ओवर का मैच हो, तो लॉरेन बेल को रख लेना क्योंकि ये आपके डेथ ओवर में काम आ जाएंगी। अब लास्ट मैच में हुआ क्या था, 29 ओवर का मैच हुआ, नीचे के बैटर्स की उतनी बैटिंग करने का मौका मिला नहीं। स्मृति मंदाना और दीप्ति शर्मा खड़ी रही, वही ओवर को खेल गई, लगभग आधे से ज़्यादा ओवर्स को। इसीलिए जब डेथ ओवर में बॉलिंग करने का उतना मौका आता नहीं है तो फिर चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद है दोस्तों चार्ली डीन, 21 इनिंग में 36 विकेट है इनके खाते में, ऑलमोस्ट 15 विकेट ज़्यादा है और ये भी पहले बॉलिंग करते हुए बहुत अच्छा करती हैं। लास्ट में नाम है लिंसी स्मिथ का, जिन्होंने सिर्फ 3 मैच खेले हैं और विकेट निकाले हैं 9, और जिसमें से एक मैच में तो इन्होंने 5 विकेट भी निकाले हुए हैं। ठीक है, और इनका सिलेक्शन परसेंटेज है 33 का। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया वुमेन्स के बारे में। इंडिया के पास है स्मृति मंदाना, प्रतिका रावल, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रॉड्रिग्स, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, रेड्डी, स्नेहा राणा, क्रांति और चारनी। पावर प्ले के अंदर रेड्डी आती हैं, क्रांति गौड़ आती हैं और डेथ ओवर में दीप्ति, क्रांति और स्नेहा के साथ में चारनी आपको नजर आती हैं। अभी दोस्तों यहाँ तक हम आ चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप लोग वीडियो को लगातार देख रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा कि हम क्या बताना चाहते हैं और आप किस तरह के कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर नहीं कर रहे हैं ना, तो ये मान लीजिएगा कि आप मेरा मोरल है ना उसको डाउन कर रहे हैं। मतलब जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ और एक दिन में 3-3 4-4 वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ, तो ये सब इसलिए है कि आप लोगों का सपोर्ट मिले, और अगर सब्सक्राइब कर लोगे, शेयर कर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट भी कर ही दीजिएगा। चलिए अब ज़रा बात करें यहाँ से रिकॉर्ड्स की। मंदाना अच्छी प्लेयर है, नहीं छोड़ सकते, ड्रीम टीम में ऑलमोस्ट नजर आती हैं आपको ज़्यादातर मैचेस में, ये कंफर्म है। स्मॉल लीग में नहीं छोड़ना है, अब ग्रैंड लीग में भी लेके चलना ही चलना है। कैप्टन वाइस कैप्टन बदल सकते हो लेकिन इनको लेके चल ही लीजिएगा। ठीक है, एक्लस्टन के सामने ये 3 बार पहले आउट हुई है। इसके बाद है प्रतिका रावल, प्रतिका रावल ने 13 मैच में 677 किया है और 54 का बैटिंग एवरेज है। हाल फिलहाल में खेला इन्होंने बहुत अच्छा है, 36% है। लास्ट मैच में ओवर रिड्यूस हुए जिसकी वजह से थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में आने की वजह से विकेट फेंक कर चली गई। हाल फिलहाल में कंफर्म है, ऑर्थोडॉक्स के सामने 6 बार आउट हुई हैं। एक्लस्टन है जो कि इस तरह की बॉलिंग करती हैं। फिर आते हैं हरलीन देओल पे। हरलीन देओल का रीसेंट फॉर्म उतना कुछ खास नजर आया नहीं और हमारे पास में और भी कई सारी अच्छी प्लेयर्स मौजूद हैं, इसीलिए हरलीन देओल मेरी टीम में नहीं है। ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो और कब, जब टीम पहले बैटिंग कर रही हो, और इसके लिए आपको एक ओपनर को छोड़ना पड़ेगा। अब आइए आप नंबर 4 हरमनप्रीत कौर पे। हरमनप्रीत कौर इतने गंदे फॉर्म से जूझ रही हैं कि इन्होंने पिछले अपने 23 मैचेस में सिर्फ 3 बड़े स्कोर बनाए हैं। तो जो हरमनप्रीत कौर है ना, ये बहुत बड़ा रिस्की पिक है। अभी सिर्फ 20% लोगों ने रखा है। अब सिर्फ इतनी सी सलाह है कि जब ग्रैंड लीग में टीम में रखो, एक ही टीम में रखना और उसमें कैप्टन बना लेना। इसके अलावा टीम में रखने की आवश्यकता नहीं, या तो कैप्टन या वाइस कैप्टन, एक टीम में रखो, उसमें कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेना, बाकी टीमों में रखना भी मत, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है जेमिमा रॉड्रिग्स, इनका रिकॉर्ड अच्छा है, 26 इनिंग में 5 बड़े स्कोर हैं। इनको लेके आप चल सकते हो, पहले बैटिंग करते हो स्पेशली बहुत अच्छा किया है। 5 बड़े स्कोर जो आए वो सब पहले बैटिंग करते हुए आए हैं। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी मतलब सोफी एक्लस्टन इनको परेशान करेंगी। ऑफ स्पिन गेंदबाजी मतलब चार्ली डीन इनके लिए दिक्कत बन सकती हैं। और इसके बाद ऋचा घोष है।
विकेट कीपिंग सेक्शन में एमी जॉन्स एक अच्छा ऑप्शन है, पर जब आप अपना टॉप ऑर्डर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 2-3 प्लेयर तो बिल्कुल विकेट फेंकने बैठी हुई है। ऐसे में ऋचा घोष की बैटिंग तो आ जाएगी। अब बस इतना है कि एमी जॉन्स अगर बड़ा स्कोर ना करे ना तब तो आपको फायदा है, लेकिन अगर एमी जॉन्स 10 या 12 करती हैं तो फिर आप इनको लेके चल सकते हैं। इसके बाद दीप्ति शर्मा मत छोड़ना, कैप्टनसी की प्राइम चॉइस है। यहाँ मैं रिकॉर्ड भी नहीं बताऊंगा, आप बस कैप्टन बना लेना स्मॉल लीग में। अरुंधति रेड्डी 9 इनिंग 11 विकेट, अभी इस पर इतना दिमाग आपको लगाने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं है। इसके बाद स्नेहा राणा 30 में 40 विकेट इन्होंने निकाले, सेकंड इनिंग में ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की है, तो अगर कहीं ट्राई करने की इच्छा बनती हो तो सेकंड इनिंग में करना। और इसके बाद है श्री चारनी, T20 क्रिकेट में तो अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन यहाँ वनडे क्रिकेट में उतना अच्छा फॉर्म नज़र नहीं आया। और अंतिम नाम है क्रांति गौड़, जिन्होंने 3 मैच में 3 विकेट निकाले हुए हैं। अब कैप्टन वाइस कैप्टन क्या कहता है जरा देख लेते हैं। स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और नेट सीवर, ये 3 बेहतर ऑप्शन हैं। जीएल के लिए एक्लस्टन, लिंसी स्मिथ और हरमनप्रीत कौर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक टीम में रखो और कैप्टन बना दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। टीम कॉम्बिनेशन में जोन्स, मंधाना, डंकली, रोड्रिग्स, प्रतीका रावल, राणा, दीप्ति शर्मा, नेट सीवर, एक्लस्टन, लिंसी स्मिथ और एरलॉट को हमने टीम में रखा हुआ है। कोई भी फेरबदल करूंगा, चेंजेस करूंगा, आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ध्यान रखें, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे दोस्तों आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में।